बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र और लाभों के बारे में चर्चा करूंगा। आज की वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र को विस्तार से समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक व्यापक होता है। गत वीडियो में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो सम्मिलित है ही, इसके अलावा भी अन्य देश में जाकर उत्पादन क्रिया करना, वहाँ पर विज्ञापन करना, वहाँ पर वितरण करना व अन्य कार्य करना भी सम्मिलित होता है। देखिए, इसके क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का आयात निर्यात, इसके अलावा सेवाओं का आयात निर्यात, लाइसेंसिंग, एवं फ्रेंचाइजिंग, इसके अलावा निवेश सम्मिलित होता है। यानी हम दूसरे देश में जाकर निवेश करें, वहाँ पर लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से अपनी इकाइयाँ स्थापित करें या दूसरे देश में स्थापित इकाइयों को अपने देश में इस माध्यम से स्थापित करें, तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। यह पूरा मिलकर बनता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। बच्चों इसे विस्तार से देख लेते हैं। इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात सम्मिलित है, बल्कि और भी बहुत से कार्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं सम्मिलित होते हैं, जिनके बारे में हमने देखा। दूसरे देश में जाकर निवेश करना, लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से व्यवसाय करना, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात से। वस्तुओं का आयात निर्यात, देखिए वस्तुएं कैसी, मूर्त वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, उनको दूसरे देश से अपने देश में मंगवाना और अपने देश से दूसरे देश में भेजना। जैसे ये भारत है और ये यूएसए, तो भारत द्वारा अपनी उत्पादित चीज को, जो अतिरिक्त उत्पादन है, उसको अमेरिका को भेजना, यह तो कहलाता है निर्यात। और अमेरिका में उत्पादित किसी वस्तु को अपने यहाँ मंगवाना, यह कहलाता है आयात। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। व्यापार की वस्तुओं से अभिप्राय उन मूर्त वस्तुओं से है, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं एवं स्पर्श कर सकते हैं। वस्तुओं के निर्यात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को अन्य देशों को भेजना, यानी जो देखी और छुई जा सकती है ऐसी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। इनके आयात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को बाह्य देश से अपने देश में लाना। जैसे हम ईरान और सऊदी अरब के देशों से पेट्रोलियम पदार्थ मंगवाते हैं, तो ये क्या हो गया, आयात हो गया, आयात। और अपने देश में उत्पादित कई वस्तुएं अन्य देशों को भेजते हैं, तो ये कहलाता है निर्यात। आगे देखते हैं, सेवाओं का आयात निर्यात। जिस प्रकार वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसी प्रकार सेवाओं का भी आयात निर्यात किया जाता है, लेकिन सेवाएं अमूर्त होती है, जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता। और सेवाओं के अंतर्गत क्या आती है, देखिए बच्चों, बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा, इसके साथ साथ यात्रा एवं पर्यटन। देखिए, एक देश के लोग दूसरे देश के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, तो उनका जो ट्रेवल पैकेज है वो पूरा एक तरह से तैयार करके उनको सेवाएं प्रदान करना, यह इसके अंतर्गत आता है। बीमा सेवा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। तो इस प्रकार की सेवाएं जो एक देश के द्वारा दूसरे देश में की जाती हैं, दूसरे देश के साथ आयात या निर्यात की जाती हैं, उन्हें बोला जाता है सेवाओं का आयात निर्यात। सेवाओं के आयात निर्यात में अमूर्त वस्तुओं का व्यापार होता है। अमूर्त, जिन्हें देखा व स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। लक्षण के कारण सेवाओं में
व्यापार को अदृश्य व्यापार भी कहते हैं, और ये जो लक्षण हैं नहीं देखा जा सकता, इसके कारण ही इसे अदृश्य व्यापार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेवाओं का व्यापार होता है। पर्यटन एवं यात्रा, मनोरंजन, परिवहन, संप्रेषण, डाक, टेलीफोन, फैक्स, कुरियर एवं अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम से, शैक्षणिक एवं वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग एवं बीमा सेवा का क्या होता है, आयात निर्यात किया जाता है, व्यापार किया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक भाग है। आगे देखते हैं बच्चों, लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजिंग। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सेवाओं के संदर्भ में तो हम काम में लेते हैं फ्रेंचाइजिंग शब्द, जबकि वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय के संबंध में हम काम में लेते हैं लाइसेंस। देखिए कोई व्यक्ति है यूएसए का, इसने अपने उत्पाद का क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। इसने अपने उत्पाद का क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। अब ये उत्पाद यदि भारत के अंदर रहने वाली कोई कंपनी इस उत्पाद को बनाना चाहती है तो वह उस कंपनी, यूएसए की कंपनी से क्या करेगी, संपर्क करेगी कि भाई हम आपका ये उत्पाद अपने देश में बनाना चाहते हैं, हमें इसकी अनुमति दें। चूंकि इसने क्या करा रखा है, पेटेंट, तो इसके पास विशेष अधिकार प्राप्त है। तो यह क्या करेगा, इससे निश्चित फीस के लिए कहेगा कि भाई आप हमें इतनी फीस दें और उसके बाद में आप उत्पादन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और फिर उत्पादन करके आप क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश का एक और मार्ग है, किसी दूसरे देश में वहीं के व्यवसायी को कुछ फीस के बदले आपके अपने ट्रेडमार्क या पेटेंट या कॉपीराइट के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय की अनुमति देना लाइसेंसिंग कहलाता है। और अपने पेटेंट की अनुमति देना क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग कहलाता है। पेप्सी, कोका कोला उत्पादन एवं विक्रय इसी माध्यम से कई देशों में कर रहे हैं। उन्होंने इसी माध्यम से कई देशों में एक जैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंस प्रणाली के समान है, लेकिन यह सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की सेवाएं आपको विश्व के कई देशों में मिल जाएंगी और सभी जगह एक ही प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो यह है लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी। आगे देखते हैं बच्चों, विदेशी निवेश। देखिए विदेश में निवेश करना यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक भाग है। अब विदेश में निवेश दो माध्यमों से किया जा सकता है। एक कहलाता है प्रत्यक्ष निवेश। देखिए एक निवेश कहलाता है प्रत्यक्ष निवेश, दूसरा कहलाता है पेटिका निवेश। जो ये प्रत्यक्ष निवेश होता है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो ये पेटिका निवेश होता है इसे बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब इनमें होता क्या है, देखिए प्रत्यक्ष निवेश में तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के माध्यम से पूरा निवेश दूसरे देश में कर दिया जाता है, यानी दूसरे देश के अंदर अपना उपक्रम स्थापित कर दिया जाता है, या फिर वहां की किसी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाता है। या तो किसी कंपनी में पूरा निवेश करके और उसका संचालन अपने हाथ में ले लिया जाता है, या फिर संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में शेयर क्रय करके, अंश क्रय करके या ऋण देकर निवेश किया जाता है। आइए देखते हैं, विदेशों में निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है। विदेशी निवेश में कुछ वित्तीय प्रतिफल के बदले विदेशों में धन का निवेश किया जाता है। कुछ प्रतिफल के बदले में क्या किया जाता है, धन का निवेश किया जाता है। यहां पर जब निवेश किया जा रहा है प्रत्यक्ष निवेश,
तो क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से यहां पर निवेश किया जा रहा है और पोर्टफोलियो में शेयरों पर लाभांश मिलेगा, ऋण पर ब्याज मिलता है, तो कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य प्राप्त होता है। विदेशी निवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं पेटिका निवेश। देखिए, विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, उत्पादन एवं विपणन हेतु संयंत्र व मशीनों में प्रत्यक्ष निवेश करना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। किसके अंदर, देखिए, उत्पादन और विपणन हेतु संयंत्र स्थापित करने में और मशीनों को स्थापित करने में सीधा निवेश करना। नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है, नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। आपने किसी उपक्रम के साथ मिलकर कोई नया उपक्रम स्थापित किया तो क्या होगा, तो उनमें दोनों की भागीदारी होगी, दोनों का उस पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। यह भारत की एक कंपनी है और एक यूएसए का व्यापारी है, व्यवसायी है। यह भारत में एक नया उपक्रम स्थापित करना चाहता है इस कंपनी के, यहाँ की भारत की कंपनी के साथ मिलकर। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर एक नया उपक्रम स्थापित करती हैं, तो इस उपक्रम पर दोनों का ही क्या होगा, नियंत्रण होगा। इस नए उपक्रम में दोनों का ही क्या होगा, नियंत्रण होगा। पेटिका निवेश, शेयर क्रैकर व ऋण के रूप में निवेश करना। देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप किसी कंपनी के शेयर क्रय कर लें, उसके अंश खरीद लें या फिर उसे ऋण देकर अपना पैसा उसमें लगा दें। यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक तरीका है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रत्यक्ष निवेश में एक कंपनी किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए वहां संयंत्र एवं मशीनों जैसी परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष निवेश करती है। मशीनों और संयंत्र जैसी जो परिसंपत्तियां हैं उनको स्थापित करने के लिए वह क्या करती है, सीधा निवेश करती है। प्रत्यक्ष निवेश निवेशक को विदेशी कंपनी में नियंत्रण का अधिकार देता है और निवेश करके जो विदेशी कंपनी में निवेश किया जा रहा है तो वहां पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई कहते हैं और इसे ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहा जाता है। सीधे तौर पर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, अपना पैसा उसमें लगाना। पेटिका निवेश एक कंपनी का दूसरी कंपनी में उसके शेयर खरीद या फिर ऋण के रूप में निवेश होता है। देखिए, बात आई शेयर खरीदकर या फिर ऋण के रूप में। आपने किसी दूसरी कंपनी के क्या कर लिए, विदेश में जाकर उसके शेयर खरीद लिए या फिर उसको ऋण दे दिया, तो इस प्रकार भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। निवेशक कंपनी को लाभांश या ऋण पर ब्याज के रूप में आय होती है और इसमें क्या होगी, लाभांश कैसे मिलेगा, शेयरों पर जैसे ही लाभांश घोषित किया जाएगा तो आपको लाभांश के रूप में आय हो जाएगी, साथ ही साथ ऋण पर आपको क्या होगा, ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो रिटर्न है वो मिलता रहेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समान पेटिका निवेश में निवेशक उत्पादन व विपणन क्रियाओं में लिप्त नहीं होता है। देखिए, प्रत्यक्ष निवेश जब किया जाता है तो यहां पर आपको नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, नियंत्रण तो प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपको उत्पादन कार्य, जो उत्पादन कार्य है और उसका विपणन कैसे किया जाएगा इसमें आपको लगना पड़ेगा। इन दोनों कार्यों में आपको क्या है, उसमें लगना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी ने विदेश में जाकर कोई कंपनी के अंदर निवेश किया है, प्रत्यक्ष रूप से उसमें निवेश कर दिया है, तो क्या होगा, उसको वहां पर उस कंपनी के उत्पादन और विपणन कार्यों में पूर्ण रूप से लगना पड़ेगा, उसको पूरा देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के जो लाभ हैं वो एक देश को भी प्राप्त होते हैं और एक फर्म को भी प्राप्त होते हैं। देश को कुछ अलग तरीकों से लाभ प्राप्त होता है और फर्मों को कुछ अलग तरीकों से लाभ प्राप्त होता है। इसी कारण जो व्यवसायी हैं, जो देश हैं, वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हर देश अपने उत्पादन की सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते और कम लागत पर वो निर्माण करने में सक्षम
नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे देशों से वो वस्तुएं मंगवाते हैं, साथ ही साथ अपने यहाँ जिन वस्तुओं का वो अच्छे तरीके से उत्पादन कर देते हैं उनको दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अनेक जटिलताओं एवं जोखिमों के होते हुए भी यह राष्ट्रों एवं व्यावसायिक फर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत अधिक जोखिम भी है, जटिलता भी है, लेकिन फिर भी यह देशों के लिए और वहाँ पर जो व्यवसायी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं राष्ट्रों को लाभ। अब राष्ट्रों को क्या लाभ होता है? पहला लाभ होता है विदेशी मुद्रा का अर्जन। देखिए, ये भारत है और इसने यूएसए से व्यापार किया, यहां पर क्या है, वस्तुएं भेजी, निर्यात किया वस्तुओं और सेवाओं का। तो यूएसए इसको पेमेंट किस में करेगा? यूएस डॉलर में करेगा, यूएस डॉलर में इसका भुगतान करेगा। भारत क्या करेगा? अपना जो विदेशी मुद्रा कोष है उसके अंदर ले जाकर इसे जमा कर लेगा, उसमें क्या कर लेगा? जमा कर लेगा। जब भारत यानी हमारा देश जब अमेरिका से आयात करेगा तो इसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यह भुगतान कहां से किया जाएगा? जो ये जमा राशि की गई थी इसी में से क्या किया जाएगा? भुगतान कर दिया जाएगा। जब निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी और जब आयात करेंगे तो हमें उसका भुगतान करना होगा, तो हम उसी मुद्रा कोष में से जो एक इकट्ठा किया था हमने उसी में से उसका भुगतान कर देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि उसी देश से आयात किया है तो उसी देश से निर्यात भी करेंगे। कहीं पर हमने निर्यात किया है और कहीं दूसरे देशों से हम आयात करते हैं। तो इस प्रकार यह विदेशी मुद्रा कोष है वो एक देश के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करना बहुत लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश को विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायता मिलती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में क्या है? सहायता मिलती है, जिसे वह विभिन्न वस्तुओं के आयात पर व्यय करता है और जिसका किस प्रकार उपयोग लिया जाता है? आयात पर व्यय करके। हम पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, मान लीजिए हम किसी दूसरे देश से पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, तो इसको मंगवाने पर हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भुगतान करना पड़ेगा। और हम जो ये जमा किया था, हमने निर्यात करने पर हमने जो विदेशी मुद्रा अर्जित की थी और उसे जो जमा किया था उसमें से भुगतान करते जाते हैं। अगला देखते हैं, संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग या अधिकतम उपयोग करना। देखिए, कोई भी देश जो है वो अपने संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन कार्य करता है। अब यह जब उत्पादन कार्य करता है तो पहले अपने घरेलू आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन यदि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में नहीं उतरा है तो घरेलू आवश्यकता में यूज के लिए जो उत्पादन कर लेता है, उसके अलावा जो काफ़ी मात्रा में संसाधन क्या होते हैं? वेस्टेज हो जाते हैं। काफ़ी मात्रा में संसाधन का क्या होता है? वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि घरेलू आवश्यकता को तो कम संसाधनों से ही पूरा कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरता है तो इन संसाधनों का सही उपयोग हो जाता है। पूर्ण रूप से संसाधनों का अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है और उत्पादित वस्तु को वह दूसरे देश में क्या कर देगा? निर्यात कर देगा। दूसरे देश में वह क्या करेगा? निर्यात करेगा। देखिए, यहाँ संसाधन का अच्छे तरीके से प्रयोग हो गया और साथ ही साथ जब पूरे अच्छे तरीके से प्रयोग होगा तो मितव्ययता भी आएगी, खर्चा भी कम होगा, लागत भी कम होगी। तो इसी प्रकार से एक देश है वह अन्य देशों के साथ यहां अपनी घरेलू आवश्यकता से
ज़्यादा जो सामान होता है, जो अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है उसको दूसरे देशों में भेजता है, और अन्य देशों से वहाँ पर जो अतिरिक्त सामान था, अतिरिक्त जो उत्पादन था उनका, वो अपने देश में मंगवाता है। इस प्रकार से कार्य चलता रहता है। जैसे हमने पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बारे में जाना है कि वो देश, वहाँ पेट्रोलियम बहुत अधिक उत्पादन होता है, तो वहाँ से वो अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देशों को, भारत जैसे देशों में भेज देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह कार्य चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक देश को अन्य देश के उत्पादों का लाभ मिल जाता है और अपने संसाधनों का क्या है, वह अधिकतम प्रयोग कर सकता है, अनुकूलतम प्रयोग कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषताएं या विशिष्टता प्राप्त कर लेता है जिन्हें वह कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययी तरीके से उत्पादित कर सकता था। देखिए, यहाँ पर जब वेस्टेज नहीं होगा तो मितव्ययता आएगी, लागत कम होगी, अधिक उत्पादन होगा तो लागत कम होगी। इससे वह कम लागत में वस्तु का अच्छे तरीके से उत्पादन कर सकेगा। आगे देखते हैं बच्चों, विकास की संभावनाओं व रोजगार के अवसरों में सुधार। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो है उसके माध्यम से देश विकास के अवसरों को देखकर और अपने देश में रोजगार के संसाधन बढ़ाते हैं। किस प्रकार? जैसे हमने चीन के बारे में सुना है, कोरिया जैसे देशों के बारे में सुना है। इन लोगों ने अपने देशों में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप की और ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनका क्या किया जाए, निर्यात किया जाए। अब ये निर्यात करते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, तो दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो इनको अपने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है, उपक्रम स्थापित करने पड़ते हैं। और जब ये नए उपक्रम स्थापित करेंगे तो इससे इनके देश में रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। और जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण कई देशों ने विदेशों में अपने उत्पादों के विकास की संभावनाओं को देखकर अधिक निर्यात व बिक्री पर ध्यान दिया है। ये जो देश हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की संभावनाओं को देखते हुए अधिक उत्पादन किया और अपने उत्पादों को दूसरे देशों में बेचकर और लाभ प्राप्त किया है, जिससे न केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ी वरन उनके देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। इससे उनके जो उत्पाद हैं वो तो दूसरे देशों में बिके ही। जैसे चीन है, यहाँ पे कई सस्ते उत्पाद तैयार किए जाते हैं। दूसरे देश, भारत जैसे जो देश हैं, वो वहाँ से वस्तुओं को क्या करते हैं, अपने देश में मंगवाने का कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, चीन में, कोरिया जैसे देशों में उपक्रम स्थापित हुए और इससे वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, जीवन स्तर में वृद्धि। जब एक देश के लोग दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कम मूल्य पर लाभ प्राप्त करेंगे, कम मूल्य में उन सेवाओं का उपयोग करेंगे तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। दूसरे देश में निर्मित अच्छे प्रोडक्ट को जब आप काम में लेंगे तो धीरे धीरे जीवन स्तर में सुधार आता है। इसके कारण एक देश के नागरिक अन्य देशों में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है, जिससे उनका जीवन स्तर जो है वो बढ़ता भी है। आगे देखते हैं, फर्मों को लाभ। देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से कई फर्मों को लाभ भी प्राप्त होता है और कई प्रकार का लाभ उनको मिलता है। पहला लाभ क्या है, उच्च लाभ की संभावनाएं। देखिए बच्चों, हमारे देश की एक आदत है, यहाँ पर लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं। दुकानदार 100 रुपये का मूल्य बताता है तो उसको कम कराकर 80 पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार बार्गेनिंग करते रहते हैं। 200 का मूल्य है तो उसको कम कराते कराते 140 पर वस्तुओं को खरीदते हैं। और अगर आपने कभी देखा हो, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में यात्रा कर रहा हो तो वह दुकानदार आपको 100 रुपये बता रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को 200 रुपये कीमत बता देता है, क्योंकि वह विदेशी है।
तो उसके बारे में ये सोचा जाता है कि वह पैसे वाला व्यक्ति होगा और उसे 200 रुपये में वस्तु दे दी जाती है। तो इस प्रकार जो ये फर्में होती हैं, ये अपने देश में इनका वस्तुओं का मूल्य अलग होता है, लेकिन जब ये दूसरे देश में जाकर व्यवसाय करती हैं तो वहाँ पर इनकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य अधिक वसूला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्में उन देशों में अपनी वस्तुओं को बेचकर अधिक लाभ कमा सकती है जहां पर उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है। भारत में 100 रुपये में बेचा जा रहा है मान लीजिए, और उसे ही दक्षिणी अफ्रीका में जाकर वहाँ के देश में 200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो फर्म को लाभ प्राप्त होता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है और अधिक बेचा जा सकता है, अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है, जिससे फर्मों को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग करना। देखो, जब कोई फर्म को बड़े पैमाने पर आदेश प्राप्त होते हैं दूसरे देशों के साथ, जब उसका व्यवसाय चलता है, व्यापार चलता है, तो उसे बड़े पैमाने पर आदेश प्राप्त होते हैं उत्पादन के, और वह अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। जैसे ही उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा, वैसे ही जो परिचालन की लागतें हैं वो कम होती हैं और अंत में स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। लेकिन जब लागतें कम हो रही है और तो उत्पादन उसका क्या है, बढ़ रहा है, वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अब उत्पादन करने लगता है। पहले जहां वह कम क्षमता के साथ उत्पादन कर रहा था, संसाधनों का कम उपयोग कर पा रहा था, वहां अब वह पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रहा है और संसाधनों का भी पूरी तरीके से उपयोग करके अपनी लागतें भी कम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्में बाह्य विस्तार एवं अन्य देशों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त करके बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अनेक लाभ प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है तथा प्रति इकाई लाभ में वृद्धि होती है। देखिए क्या हो रहा है, अधिक उत्पादन करेगा तो उत्पादन लागत में कमी आएगी और प्रति इकाई लाभ में वृद्धि होती है, उसका लाभ बढ़ता चला जाता है। विकास की संभावनाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करके, विदेशी बाजार में प्रवेश करके फर्मों को अपनी जो इकाइयां हैं वह दूसरे देश में स्थापित करने का मौका मिल रहा है। उन्हें अपना व्यापार, अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता मिल रही है। भारत की कई कंपनियों ने यूएसए, रसिया जिसे हम रूस बोलते हैं, साथ ही साथ इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर कई इकाइयां स्थापित की है, वहां की कई कंपनियों को खरीद भी लिया है। तो इस प्रकार से ये दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्में इकाइयां विदेशी बाजार में प्रवेश कर अपने विकास के अवसर काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। इसने ही विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों के बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। देखिए कंपनियां क्या है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती है, वो ऐसे देशों में अपना व्यवसाय करती हैं जहां पर उनके विकास के अवसर बहुत अधिक होते हैं। तो जो विकसित देश हैं वो ये देखते हैं विकासशील देशों में इकाई स्थापित करना, वहां पर निवेश करना बहुत अच्छा है, वहां पर उन्हें लाभ के अधिक अवसर दिखते हैं, तो वहां की फर्में दूसरे विकासशील देशों में जाकर अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं, वहां पर पैसा लगाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार फर्मों को विकास की जो है संभावना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में नजर आती है। आंतरिक बाजार में घोर प्रतियोगिता से बचाव। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, वह यहाँ पर अपने उत्पाद तैयार कर रहा है, कोई वह अपने उत्पाद भारत में तैयार कर रहा है। अब उसी उत्पाद को भारत में कई अन्य कंपनियां भी तैयार कर रही है, ए कंपनी भी तैयार कर रही है, बी कंपनी भी तैयार कर रही है, सी भी कर रही है, डी भी कर रही है।
तो यहाँ पर उसे अपने उत्पाद को बेचने में क्या है, बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को टिकाए रखने के लिए बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह व्यवसायी अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी दूसरे देशों के बाजार में ले जाता है और अपना व्यवसाय किस प्रकार का बना लेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना लेता है। और उसे इस घरेलू जो ये प्रतिस्पर्धा है इसका सामना करने से मुक्ति मिल जाती है। वह अब ऐसे देशों में अपना व्यापार करता है जहां पर उसके उत्पाद आसानी से बिक जाएं। आंतरिक बाजार में उत्पन्न घोर गहन प्रतियोगिता के होने पर व्यवसाय के पर्याप्त विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही एकमात्र उपाय है। घरेलू बाजार में गहन प्रतियोगिता के कारण कई कंपनियां अपने उत्पादों के लिए बाजार की तलाश में विदेशों की ओर पलायन करती हैं, दूसरे देशों का रुख करती हैं। भारतीय कंपनियां दक्षिण अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कई देशों के अंदर व्यापार कर रही हैं, वहां पर वस्तुओं का क्या है, निर्यात करने का काम कर रही हैं। इस प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में लगी हुई हैं, जबकि घरेलू स्तर पर उन्हें प्रतिस्पर्धा का कड़ा सामना करना पड़ता। अगला है व्यावसायिक दृष्टिकोण। देखिए, हर व्यवसायी यह चाहता है कि उसकी जो फर्म है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वह उतरे और साथ ही साथ जो दूसरे देशों का जो बाजार है वहां जाकर वह अधिक से अधिक लाभ कमाए, अपने फर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाए। यह उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है, आकांक्षा भी होती है, इच्छा भी होती है, और इसको पूरा करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की ओर आगे बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बनने की आकांक्षा, विकास की तीव्र इच्छा, अपनी फर्म के विकास की तीव्र इच्छा उसके अंदर होती है। अधिक प्रतियोगी होने की आवश्यकता, विविधीकरण की आवश्यकता एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ प्राप्ति की चाह में कंपनियों की व्यावसायिक नीतियों अथवा रणनीतिक प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को एक महत्वपूर्ण भाग बना दिया है। अब कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की ओर देखने लगी हैं। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना वो अपना एक लाभ का काम मानती हैं। वो ये देखती हैं दूसरे देशों में व्यापार करके वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकती है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है, अपने व्यवसाय का विकास कर सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो है वह फर्मों के लिए विदेशी बाजार में उतरने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बनने की जो इच्छा शक्ति है उसको पूरा करने के लिए बहुत लाभप्रद है। बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र व लाभ के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।